हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट के रिवीजन में आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड एरियाज चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे थे, उसमें अब अपना लास्ट स्टैंडर्ड बचा है, दैट इज एसे 810, एंगेजमेंट टू रिपोर्ट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आराम से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। है अपना ऐसे 810, एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं मैम? देखो, हमारे एक होते हैं पूरे नॉर्मल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज पर जनरल फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्या ऐसे अनरेकरिंग ट्रांजेक्शन हुए, उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। बट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इन सभी ट्रांजेक्शन का एक समराइज्ड फॉर्म होते हैं। देखो, जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो एकदम इन डिटेल हर चीज को लिखा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, पूरे नोट्स टू अकाउंट्स में हर चीज बहुत वेल एक्सप्लेन की जाती है। इवन अगर उससे कोई कैलकुलेशन होती है तो वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में की भी होती है। लेकिन समराइज्ड फॉर्म हमें बस एक समरी, मतलब होता है ना कि एक ओवर टॉप व्यू या फिर बर्ड आई व्यू देना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपके ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो वो एक समराइज्ड फॉर्म में होते हैं, उसमें सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि जो हमारे जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे कुछ कम ट्रांजैक्शंस हमारे समराइज उसमें होते हैं। नो, ऐसा नहीं होता है। सारे ट्रांजैक्शन हमारी समरी में भी होते हैं, लेकिन एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में, एक समराइज्ड फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर कोई कंपनी इस तरह की समराइज्ड फॉर्म बना रही है तो उसकी भी ऑडिट होगी, और उसकी अगर ऑडिट हम कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, तो उसमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो हमें ये स्टैंडर्ड बनाने वाला है। समझ में आया है स्टैंडर्ड का मतलब? क्यों ये स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है, क्यों ये स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में है? समझ में आया? चलिए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, इसके भी हमने स्पेशल कंसिडरेशन में तीन ही बातें, यही तीन चीजें हम पूरे अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस वाला, दूसरा अपना प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस का, एंड तीसरा अपना फॉर्मिंग एंड ओपिनियन का। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। और सबसे पहला टॉपिक अपना आ गया है, व्हाट डू समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज सेम टू जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे जो जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें भी हमारी हिस्टोरिकल इवेंट्स, हमारे पास्ट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स के बारे में लिखा हुआ होता है। समरी में भी सेम बात ही लिखी हुई होती है। that is derived from financial statements but that contains, मतलब हमारी समरी में क्या होता है, लेस डिटेल्स होती है, that contains less detail while still प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। देखो, हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर शेड्यूल 3 बनाने होते, तो ऐसे नहीं कि हमने समरी बनाई तो किसी भी फॉर्मेट में बना दिए, नहीं, वो भी हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनाने होंगे एज पर शेड्यूल 3 में जिस तरह से बना के दे रखा है कि पहले ये आइटम आएगा, फिर ये आइटम आएगा, फिर ये आइटम आएगा, डिवीजन 2 का अलग है, डिवीजन 1 का अलग है। तो यहाँ पे भी वैसे ही गिवन है कि हमें एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में हमने समरी बनानी होगी, ऐसा नहीं कि जैसे मना है वैसे बना लिया। द आंसर इज नो, ऐसा नहीं चलेगा। क्या लिखा हुआ है आगे? but that contains less detail while still providing structured representation consistent with that provided by financial statement of entities economic resources or obligations। मतलब हमारे जैसे नॉर्मल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें हम अपने पूरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी असेट्स के बारे में लिखते हैं, इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस यानी लाइबिलिटीज के बारे में लिखते हैं, उसी तरह से हमें बिल्कुल सेम टू सेम अपनी समरी में भी लिखना होगा। ठीक है, समझ में आया कि हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताते क्या है, हमारे भाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन से बताते हैं, यानी हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताते हैं, सेम फॉर्मेट में बताते हैं, लेकिन बस उसमें डिटेल्स कम होती है एज कंपेयर टू योर जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब क्या है अपना सबसे पहला कंसिडरेशन आ गया एक्सेप्टेंस का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें? ऑडिटर शैल एक्सेप्ट एंगेजमेंट to report on summary financial statements in accordance with this standard only when auditor has been engaged to conduct an audit in accordance with essays of financial statements from which summary financial statements are derived। क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई एक ऑडिटर को अगर मेरे पास कोई इस तरह का ऑफर आया कि क्या आप हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेंगी क्या, तो मैं ऐसे ऑडिट एंगेजमेंट को तब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगी जब तक वो मुझे पूरे अपने जो उनके जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनकी इन डिटेल ऑडिट का भी ऑफर नहीं करेंगे। यानी कि जब तक मुझे पूरी ऑडिट नहीं मिलेगी मैं समरी ऑडिट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, समझ में आया? आगे क्या लिखा हुआ है? इफ ऑडिटर हैज नॉट ऑल्सो ऑडिटेड
financial statements. He shall not have necessary knowledge to discharge his responsibilities in relation to summary financial statements. देखो बेसिकली यहाँ पे रीजन दे रखा है कि अगर आपको पूरी ऑडिट नहीं मिली तो आपको समरी ऑडिट नहीं करनी है। बिकॉज क्यों नहीं करनी है? क्योंकि भाई हम जब पूरी ऑडिट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, हमें बहुत ज्यादा बिजनेस किस तरह से रन हो रहा है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, किस तरह से वो ग्रो कर सकते हैं, हमें सब चीजों के बारे में पता चलता है जो हमें समरी ऑडिट में नहीं पता चलने वाला। क्योंकि वो तो होता है ना कि बस ऊपर ऊपर की चीजें लिख दी, डिटेल में तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो हमें भी वो समझ में नहीं आता। तो भाई यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब तक आपको इन डिटेल वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनकी ऑडिट नहीं मिलेगी तब तक आप समरी की भी ऑडिट नहीं एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपके पास नेसेसरी नॉलेज अबाउट द कंपनी, अबाउट द बिजनेस नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? मतलब बेसिकली यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जब पूरी ऑडिट मिलेगी तभी हमें समरी ऑडिट करनी है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर शेल। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ मैटर्स दे रखे हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग योर एंगेजमेंट। सबसे पहले तो एक हो गया कि जब पूरी दोगे तभी समरी की बात करना। ठीक है, आगे के क्या पॉइंट्स दे रखे? डिटरमाइन वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई हमारे पास एक तो पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और उससे हमें एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, समझ में? तो भाई ये हमें जो उसमें से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका भी एक बेसिस होना चाहिए, उसका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई हम किस बेसिस पे उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कितने हेड्स को हमें अलग अलग करके दिखाना है, कुछ हेड्स को हमें क्या मिक्स करके दिखाना है। यानी होता है ना कि छोटे अमाउंट से, इमटेरियल अमाउंट से, तो उनको पूरा अदर्स बना करके सारे अमाउंट्स एक साथ कंसोलिडेटेड लिख दिए। तो भाई उसके एक क्राइटेरिया होना चाहिए, भाई क्या बेसिस लेंगे कि जिस बेसिस पे हम अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से ये छोटे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। देखो भाई, हम जब अपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तब भी हमारा एक एफआरएफ होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो भी एक हमारे तरह का बेसिस, एक तरह का क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो भाई अगर हम उस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक समरी निकाल रहे हैं तो उसका भी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ऑडिटर को यही चेक करना है कि भाई जो मैनेजमेंट ने इस पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से समरी निकालने के लिए जो क्राइटेरिया का यूज किया है क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या मतलब वो सही से यूज, मतलब होता है ना कि सही भी है क्या, जो बेसिस उन्होंने चुना है क्या वो ठीक है, क्या वो कंपनी के रिस्पेक्ट में ठीक है, क्या वो इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में सही है, क्या वो उसकी बेसिस में प्रॉपर कंक्लूजन निकाल पा रहा है क्या। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि आपको क्राइटेरिया को चेक करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हम जनरल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें क्या चेक करते हैं, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं है। लेकिन हमें अपने सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चेक करना है कि क्या हमारा क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे होते हैं एग्जाम में लिख देते हैं एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। भाई एग्जामिनर मार्क्स नहीं देने वाला, भले तुम्हारा सेंस वही हो कि भाई जिस बेसिस पे उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए समरी वाले वो सही है या नहीं है, लेकिन भाई उसके वर्ड्स के मार्क्स है तो आपको क्राइटेरिया लिखना है, तो क्राइटेरिया ही ना आप एफआरएफ नहीं लिख सकते। तो इस चीज का ध्यान रखना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी ऐसे 810 में एफआरएफ नहीं आने वाला है कहीं पे भी, वहां पे सिर्फ क्राइटेरिया आएगा। मैं इसके ऊपर भी मार्क कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एफआरएफ नहीं है, क्राइटेरिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट उस पे चलते हैं नीचे। अब अपने पास बेसिस दे रखे, वही सेम बेसिस है, मतलब आपको ये चेक करना है ना कि भाई एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, तो उसके कुछ बेसिस है। अब ये भी वही सेम पॉइंट्स है जो हमारे एफआरएफ में होते हैं। क्या क्या दे रखे हैं? नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पस ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले तो एंटिटी का नेचर क्या है, हम क्यों समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई जो इसके यूजर्स हैं यानी जो समरी के यूजर्स हैं उनको किस मतलब क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनको ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल सकती है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं मिल सकती, तो उनकी इन्फॉर्मेशन नीड्स को भी समझना होगा। whether applied criteria will result in summary financial statements that are not misleading, हमें ये भी एक बार चेकआउट करना पड़ेगा कि जिस बेसिस पे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, जिस क्राइटेरिया को यूज करके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, उनसे जो हमारे फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हुए हैं वो मिसलीडिंग तो नहीं है ना, मतलब उनमें कुछ इस तरह की बातें लिख रखी हो। भाई एक तरफ तो हमने ही पूरा में कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, उसमें लिखा कि भाई ये जो केस चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है कंपनी के ऊपर, इसमें कंपनी ज्यादातर ऐसे ही लग रहा है कि हार जाएगी, लेकिन इसका हमने जब कंक्लूजन निकाला
तो उससे कंक्लूजन कुछ इस तरह का निकल रहा है कि हाँ कंपनी तो केस जीत जाएगी, तो भाई ये तो मिसलीडिंग हो गया ना। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि आप हार जाओगे, लेकिन आपके समरी बोल रही है कि आप तो जीत जाओगे। तो अगर कोई सिर्फ समरी को पढ़ने वाले हैं, यानी आपके कुछ स्पेसिफिक यूजर्स है समरी देखेंगे, वो तो मिसलीड हो गए ना कि यार ये तो कंपनी का केस जीत जाएगी, तो बढ़िया अपन पैसा लगाते हैं इसमें। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि कोई इस तरह की बात आपकी समरी में नहीं हो जो कि मिसलीडिंग एज कंपेयर टू योर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? Criteria for preparation of summary financial statements may be established by authorized or recognized standard setting organization or by laws and regulations. अब देखो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, अपन ने ये एफआरएफ में भी पढ़ा था कि एफआरएफ कौन बना सकता है, या तो हमारी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी आईस है, या फिर लॉज एंड रेगुलेशन। सेम बात अपने क्राइटेरिया में लिखी हुई है कि या तो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बना ले, यानी हमारे ऐसी जैसी कोई बॉडी बना ले, या फिर हमारे कोई लॉज एंड रेगुलेशन बना ले। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर में प्रिज्यूम दैट सच क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल। मतलब हम एक बार के लिए तो सोचेंगे कि हमारे जो अगर किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया को लगाया है, या फिर किसी लॉज एंड रेगुलेशंस के क्राइटेरिया को लगाया गया है, तो उसमें तो ऑडिटर ये प्रिज्यूम कर सकता है कि हाँ भाई वो एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने खुद का कोई क्राइटेरिया लगाया तो उसको उसे चेक करना पड़ेगा कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर हमारे स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने लॉज रेगुलेशन ने बनाया तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने लगाया अपनी मर्जी का तो उसको हम चेक करेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट अप्लाइड क्राइटेरिया आर अनएक्सेप्टेबल, यानी ये ऊपर के पूरे हमने ये वर्किंग करने के बाद हमने ये कंक्लूड किया कि हमारा जो क्राइटेरिया हमारे मैनेजमेंट ने लगाया वो अनएक्सेप्टेबल है, ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। मतलब ये भी क्या बात हो रही है? जब हम एक्सेप्टेंस में, आप ऊपर पढ़ो तो हमारा कंसिडरेशन चल रहा है एंगेज, उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट का। तो हम जब एक्सेप्टेंस करने की बात आ रही है तभी हम चेक कर लेंगे कि ये जो क्राइटेरिया लगाए वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब हमें लगेगा कि एक्सेप्टेबल है तो हम आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मतलब एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली ऑडिट क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब अगर लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली कोई क्राइटेरिया गिवन है, या फिर लॉज एंड रेगुलेशंस में हमें बोला कि आपको एक्सेप्ट करके ऑडिट करनी होगी, तो उस केस में हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेल नॉट इंडिकेट दैट एंगेजमेंट वाज कंडक्टेड एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब यहाँ पे बेसिकली यही बोला जा रहा है कि अगर आपका जो क्राइटेरिया है वैसे तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग था तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको यही लिखना है कि ये जो हमने ऑडिट करी है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं करी है, एज पर मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग था तो हमने कर ली। मतलब बेसिकली आपको ये लाइन नहीं लिखनी है कि वी हैव ऑडिटेड एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बिकॉज आपके जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके अकॉर्डिंग तो आपका क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये लॉज एंड रेगुलेशंस ने दिया तो आपने ऑडिट को कर दिया है। तो ये लाइन नहीं आएगी कि हमने एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करा है, हमने ऐसे जनरल कि हमने लॉज एंड रेगुलेशंस इस पर्टिकुलर लॉ में लिखे हुए थे तो उस अकॉर्डिंग हमने ऑडिट को प्रोसीड किया है, लेकिन इसमें इस स्टैंडर्ड का नाम नहीं आने वाला है। आगे क्या लिखा हुआ है? एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बी प्रोवाइडेड बाय टाइटल सच एज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड मार्च 31, जो भी आपका ईयर हो वो लिखा हुआ है। तो बेसिकली तो डिस्क्लोजर वाली चीज लिखी हुई है कि अगर आपके जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर आप लिख दो कि आपकी ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और डिराइव किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपके हुए और उसका ईयर मंथ और सब वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। obtain agreement of management that it acknowledges and understand its responsibility। अब ये बात अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड में भी आती है, अपन पढ़ते हैं ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो उसमें भी सेम बातें लिखी हुई है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको मैनेजमेंट से भी अग्रीमेंट लेना होगा कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या वो उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, यानी उन पर हाँ भरते हैं कि नहीं भरते हैं कि हाँ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हम इनको फुलफिल करेंगे। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? देखो ये तो सिंपल सी बात है कि हम सिर्फ ऑडिट करेंगे, लेकिन बनाने का काम मैनेजमेंट का, हम बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ उसकी ऑडिट करेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे। फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया to make audited financial statements available to intended users of summary financial statements without undue difficulty। हाँ, अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है कि मैनेजमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी स्पेसिफिक यूजर्स है, जो भी इंटेंडेड यूजर्स है, उनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंच जाए विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। देखो इसमें ये वर्ड को याद रखना होगा, विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। ये एक तरह का की वर्ड है जो आपको अपने स्टैंडर्ड में यूज करना है। इस अगर तीन वर्ड्स को हमने मिला करके लिख दिया ना तो भाई
एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि वाह यार, एकदम बच्चे ने वर्ड टू वर्ड मैच करके चीजें लिखी हैं। तो इस वर्ड को तो एकदम अच्छे से हाईलाइट कर लेना, विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। क्या लिखा हुआ है आगे, और इफ लॉज एंड रेगुलेशन प्रोवाइड्स दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड नॉट बी मेड अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स। और मतलब वही लॉज एंड रेगुलेशंस में अगर लिखा हुआ है कि ये नहीं प्रोवाइड कराने हैं कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो भी चलेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर्स इवैल्यूएशन वेदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स। मतलब आपने ये तो बोल दिया कि आपको जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इंटेंडेड यूजर्स को प्रोवाइड कराने हैं विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, लेकिन अब आपको इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा कि भाई उन्हें प्रोवाइड कराए गए हैं नहीं कराए गए, उसके कुछ फैक्टर्स गिवन है, उन फैक्टर्स को अपन देख लेते हैं। Summary financial statement describe clearly from whom or for where audited financial statements are available। या तो ऑडिटर को ये चेक कर ले कि हमने ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसी में लिखा हुआ है कि आपको इसके कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ मिलेंगे। तो अगर वहां पे लिखा हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे अगर इस तरह का कोई लिंक वगैरह गिवन है तो यूजर ने उस लिंक पे क्लिक करा और उसको जाकर के कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मिल गए। या फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑन पब्लिक रिकॉर्ड। अब भाई अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है तो उसके तो सारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड में होते हैं, कोई भी उसमें जाकर के चेकआउट कर सकता है। तो अगर कोई इस तरह की कंपनी तो उसमें तो कोई डिफिकल्टी है नहीं, आपको बस जाना है और चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Management has established a process by which intended users can obtain access to audited financial statements। अब क्या दे रखा है कि अगर भाई मैनेजमेंट ने कोई प्रोसेस बनाया है जिसके थ्रू इंटेंडेड यूजर्स कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो हम उस प्रोसेस को देख लेंगे कि वो प्रोसेस है वो विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने पास 3 फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे जो इंटेंडेड यूजर्स हैं उन्हें कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। आगे चलते हैं। To include audit report on summary financial statements in any document that contains summary financial statements and that indicates that auditor has reported on them। मतलब ये तो बेसिक सी बात है कि अपन को ऑडिट रिपोर्ट में लिखना ही होगा कि हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करी है। सिंपल सा है, कुछ खास था नहीं। अग्री विद मैनेजमेंट ऑन फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो हम मतलब हर ऑडिट में ही करते हैं कि हम मैनेजमेंट से जाके मतलब एक बार होता है ना कि वर्ड टू वर्ड एक बार कॉन्वर्जेशन हो ही जाता है कि किस तरह के आपको ओपिनियन का है। मतलब देखो वैसे तो कहा जाता है कि ऑडिटर अपने हिसाब से चीजों को करेगा, बट एक बार जो भी कंक्लूजन निकलता है उसके बारे में ऑडिटर जाके मैनेजमेंट से बात करता है कि भाई देखो हमारे अकॉर्डिंग ये ओपिनियन आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि हम एकदम अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे तो कुछ चीजों को सही करना पड़ेगा। तो इस तरह की कॉन्वर्जेशन होती है बिफोर इशुएंस ऑफ द रिपोर्ट। आगे चलते हैं। अब अपना एक कंसिडरेशन पूरा हो गया एक्सेप्टेंस वाला, अब अपना नेक्स्ट कंसिडरेशन पे चलते हैं। वो कौन सा है अपना, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर। सबसे पहले अब अपना आ गया कि हमें क्या क्या प्रोसीजर्स, कैसे नेचर ऑफ प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने होंगे। ऑडिटर शैल परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स दैट ही कंसीडर्स नेसेसरी एज द बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स लिखे हुए क्या क्या है, evaluate whether summary financial statements adequately disclose their summarized nature and identify audited financial statements। क्या हमारे जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपर्ली इस चीज को मतलब कहते हैं ना कि पेज पे उसके दिख रहा है कि हाँ भाई ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और उसमें वो रेफरेंस भी दे रहे हैं अबाउट देयर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई ऊपर मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि हम जब टाइटल लिखते हैं तो टाइटल में लिख देते हैं कि ये हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और ये डिराइव हुए इस कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एज ऑन 31 मार्च 2000 मतलब कोई सा भी ईयर ऑफ 2025 वो घड़ी से। तो इस तरह से आपको पूरे टाइटल में मतलब बेसिकली यहाँ पे यही दे रखा है कि आपको ये चीज देखनी है कि क्या उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के समझ में आ रहा है कि ये हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और क्या उसमें रेफरेंस दे रखा है हमारे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आगे चलते हैं। When summary financial statements are not accompanied by audited financial statements, evaluate whether they describe clearly। देखो वैसे तो जनरली क्या होता है, समरी अगर समरी आगे लग रही है तो उसके पीछे उसके कंप्लीट भी लगे हुए होते हैं, लेकिन अगर समरी और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक साथ नहीं लगे हुए हैं तो उस केस में फ्रॉम whom or for where audited financial statements are available, या फिर अगर उसमें कुछ रेफरेंस दे रखा है कुछ लिंक दे रखा है कि यहाँ से आपको समरी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं तो हमें वो देखना होगा। और लॉज एंड रेगुलेशन दैट स्पेसिफाइज दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट बी मेड अवेलेबल। देखो ये ऊपर वाले पॉइंट से लिंकेज हो गया कि या तो साथ में लगे हुए तो बढ़िया, साथ में नहीं लगे हुए तो क्या उसमें कुछ लिंक रेफरेंस दे रखा है, लिंक रेफरेंस में नहीं है तो क्या फिर ऐसा तो नहीं है कि लॉज एंड रेगुलेशन ने बोला कि भाई समरी यूजर्स को हमें कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इवैल्यूएट वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्लोज अप्लाइड क्राइटेरिया। भाई हमने जिस बेसिस पे उस पूरे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया, जिस क्राइटेरिया की बेसिस पे हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उसे भी हमें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
Compare summary financial statements with audited financial statements to determine whether summary agree with or can be recalculated from related information in audited financial statements. क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपको भाई समरी को भी चेक करना पड़ेगा और अपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक करना पड़ेगा। और ये चीज देखो कि हमारे जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ये हमारे जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बने, क्या वो इसके साथ टैली करते हैं नहीं करते। मतलब दोनों, इस दोनों में जो बात लिखी हुई भली से ही समराइज फॉर्म में और ये कंप्लीट फॉर्म में, बट इन दोनों में जो डिटेल्स है वो एक दूसरे से रिकनसाइल हो रही है, एक दूसरे से मैच हो रही है। ऐसा नहीं कि दोनों में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो, तो हमें ये चीज देखनी होगी कि दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। और दूसरी इसमें ये बात भी लिखी हुई है कि हमने जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे इसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया है, अगर हम उसको रिवर्स कैलकुलेट करें कि हम चाहे कि हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहे, तो क्या वो हम कर सकते हैं? क्या मतलब रिवर्स कैलकुलेशन पर प्लस क्या अगर हम ऑडिट एज एन ऑडिटर हम खुद से उसे रिकैलकुलेट करना चाहें, मतलब हमारे ये जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इससे हम दोबारा रिकैलकुलेट करके हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहे, तो हम जो खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और जो आपने हमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिए थे, क्या वो मैच कर पाएंगे? तो हमें इस चीज से पता चल जाएगा कि इन्होंने क्राइटेरिया प्रॉपरली अप्लाई करा है या नहीं करा है। ठीक है। Evaluate whether summary financial statements are prepared as per applied criteria। ये तो वही बात है कि आपको चेक करना है कि हमारा जो क्राइटेरिया था उसी के बेसिस पे हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? Evaluate whether summary financial statements contain information necessary and are at an appropriate level of aggregation so as not to be misleading in the circumstances। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और जो उनको एग्रीगेट किया गया, मतलब उनको सम अप किया गया है, वो मतलब प्रॉपरली किया गया और उसमें सब चीजें मोटा-मोटी हर चीज इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। मतलब बेसिकली आपके मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसमें सब चीजें इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है ताकि वो एक प्रॉपर आपको होता है ना पिक्चर बना के दे सके कि हाँ भाई हमारी कंपनी में जैसा कंप्लीट में लिखा हुआ है वैसे ही हमारे समरी में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? इवैल्यूएट वेदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी अनलेस लॉज एंड रेगुलेशन प्रोवाइड्स दैट दे डिड नॉट बी मेड अवेलेबल। मतलब वापस से वही पॉइंट आ गया कि हमें ये चेक करना है कि हमारे इंटेंडेड यूजर्स को विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो अवेलेबल है क्या। अगर नहीं है तो क्या इस केस में लॉज एंड रेगुलेशन में बोला कि आपको प्रोवाइड कराने की भी जरूरत नहीं है या फिर कोई अलग मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हो गया प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस भी खत्म। तो अपन ने दो कंसिडरेशन अभी तक कर लिए, एक्सेप्टेंस एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं अपन। अब आ गया अपना फॉर्म ऑफ ओपिनियन। क्या लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ ओपिनियन में? When auditor has concluded that unmodified opinion on summary financial statements is appropriate। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो summary financial statements है उस पे हमारा unmodified opinion यानी उसमें कोई भी adverse, disclaimer, qualified opinion कुछ नहीं है, एकदम सीधा साधी प्योर ओपिनियन दिया हमने, एकदम क्लीन ओपिनियन दिया है, वो अप्रोप्रिएट है हमारे अकॉर्डिंग। ऑडिटर्स ओपिनियन शेल अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। मतलब बेसिकली हमने ये ऐसे 700 वाली आ गई कि आपको क्या लैंग्वेज यूज करनी होगी। दो लैंग्वेजेस लिखी हुई है। accompanying summary financial statements are consistent Accompanying financial statements are consistent in all material respects with audited financial statements as per the applicable criteria। ये कौन से फ्रेमवर्क की लाइन है? ये अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क की लाइन गिवन है। दूसरी, accompanying summary financial statements are fair summary of audited financial statements as per the applicable criteria। ये कौन सी है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की अपनी लाइन गिवन है। तो बेसिकली हमने जो 700 में दो फ्रेमवर्क पढ़े थे, कंप्लायंस एंड फेयर प्रेजेंटेशन, उन्हीं दोनों के दे रखे हैं यहाँ पे लाइंस बना करके एज टेलर्ड फॉर द एसए 810। आगे क्या लिखा हुआ है? If laws and regulations prescribes wording of opinion on summary financial statements in terms that are different from those described above, auditor shall। मतलब अगर आपके अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें भी पर्टिकुलर लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं और जो लॉज एंड रेगुलेशंस में लाइन लिखी हुई थी वो आपके डिफरेंट है इनसे, ये जो ऊपर अपन ने पढ़ी है इनसे डिफरेंट है, तो ऐसे केस में क्या करना होगा? अप्लाई प्रोसीजर्स डिस्कस्ड अर्लियर टू एक्सप्रेस प्रिस्क्राइब्ड ओपिनियन। अब भाई देखो, अगर ओपिनियन में किसी कोई बहुत एकदम स्पेसिफिक लाइंस लिखी हुई है और उस स्पेसिफिक लाइंस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करने होंगे, तो आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि वो जो ओपिनियन लिखी हुई है उससे आप एकदम मैच कर सको। एंड एंड
evaluate whether users of summary financial statements might understand auditor's opinion, and if so, whether additional explanation in AR and audit report can mitigate possible misunderstanding. देखो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, ये अंडरस्टैंड से पहले मिस आएगा, ये मुझसे मिस हो गया, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे लिखवा रही हूँ। तो क्या है लाइन, वापस से पढ़ते हैं। Evaluate whether users of summary financial statements might misunderstand auditor's opinion, मतलब अपन ने ये जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं इसमें हो सकता है कि हमारे यूजर्स कंफ्यूज हो जाए, समझ में नहीं आए कि भाई ये कहाँ से इतने फिगर्स आ रहे हैं, क्या इनका रेशनल है, नहीं समझ में आए, तो हो सकता है कि वो अपने इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसअंडरस्टैंड कर जाए। And if so, whether additional explanation in audit report can mitigate possible misunderstanding, मतलब एज एन ऑडिटर मुझे लग रहा है कि हमने जितनी डिटेल्स दी अपने ऑडिट रिपोर्ट में, इससे तो, और जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल है, इससे तो हमारे जो इंटेंडेड यूजर्स है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाएंगे, ना समझ में बातें नहीं आएंगी। तो हो सकता है कि ऑडिटर को लगे कि मैं कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डाल करके इसे समझा दूं, ताकि यूजर्स को एकदम क्लियरली समझ में आ जाए कि भाई ट्रांजेक्शन क्या हुए, इसके पीछे का रैशनल क्या है। If auditor concludes that if auditor concludes that additional explanation in audit report on summary financial statements cannot mitigate possible misunderstanding, अब अगर ऑडिटर को लग रहा है कि मैंने ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया फिर भी मैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसे मिटिगेट नहीं कर सकता हूँ, auditor shall not accept engagement unless required by laws and regulations to do so। अब देखो भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि आपको क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, बट हो सकता है ना कि आपको इस चीज के बारे में बाद में पता चले, तब तो क्या है हाथ में, मतलब देखो बेसिकली ये सब स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट में दे रखा है, लेकिन अगर मिडिल ऑफ द पॉइंट हो तो क्या हमें करना चाहिए उसके बारे में गिवन नहीं है। तो ये सिर्फ शुरुआत की उसमें दे रखे हैं कि आप जब आपके पास ऑफर आया था तभी आपने चेक कर लिया कि यार ये लॉज एंड रेगुलेशन में जो एक स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही मुझे ओपिनियन देनी होगी, और अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा या फिर इसके ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करूंगा तो मैं ऑडिट प्रोसीजर से वो कंक्लूजन नहीं दे पाऊंगा, एडिशनल एक्सप्लेनेशन करूंगा तो उससे भी समझ में नहीं आएगी, तो ऐसे केस में मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ, इतना मुझे माथा को मतलब इतनी मगजमारी नहीं करनी है। तो हो सकता है कि वो नहीं करे, लेकिन अगर मिडल ऑफ द ऑडिट आपको पता चला है तो उस केस में आपके पास क्या इलाज है, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है। तो मैं बस आपको एक बार समझा रही थी कि ये कौन से टाइम पीरियड की बात कर रखा है कि भाई एकदम स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट की या मिडल ऑफ द पॉइंट की, यहाँ पे कुछ मिडल ऑफ द पॉइंट के लिए भी अपने पास होना चाहिए था कि भाई वो मैनेजमेंट से बात करेगा, विड्रॉल के लिए बोल सकता है, और उसे लगेगा कि बिल्कुल भी काम नहीं होगा तो फिर वो आगे जो भी उसकी अथॉरिटीज है उन्हें भी जाके बताएगा कि मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसकी ओपिनियन नहीं दे सकता, या फिर मेरी तरफ से डिस्क्लेमर ओपिनियन जाएगा। तो हो सकता था कि वो ज्यादा बेटर होता, बट यहाँ पे सिर्फ अपने स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट की बात की गई है। Auditor shall not accept engagement unless required by laws and regulations to do so. An engagement conducted as per laws and regulation does not comply with this ऐसे, मतलब अगर हमारे laws and regulations के अकॉर्डिंग हमने प्रोसीजर्स करे, laws and regulations के अकॉर्डिंग हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, उन्हीं के क्राइटेरिया के बेसिस पे बनाए, उन्हीं का ओपिनियन हम यूज कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी लाइन नहीं लिखेंगे कि हमने ये ऑडिट को एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज पर ऐसे 810 किया है। Accordingly, audit report shall not indicate that engagement was conducted in accordance with this ऐसे, वही सेम बात लिखी हुई कि हमें ये लिखना है कि हमने ऐसे 810 के अकॉर्डिंग ऑडिट को नहीं किया है। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है अब, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस, क्या लिखा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल इंक्लूड फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्या क्या, देखो ये तो वही पॉइंट्स देखे जो अपन ने हमने ऐसे 700 में पढ़े थे कि भाई सबसे पहले अपना टाइटल आएगा, फिर एड्रेस ही आएगा, फिर ओपिनियन आएगा, मतलब सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा, फिर ओपिनियन, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन, कैम सेक्शन, एमयूआरजी सेक्शन, तो वहां यहाँ पे भी सेम अपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है अपना टाइटल, clearly indicating it as independent auditor report. Then addressee. If addressee of summary financial statements is not same as addressee of audit report on audited financial statements, भाई हो सकता है ना कि हमारे जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो तो जनरल यूजर्स के लिए, सारे मेंबर्स के लिए हैं, लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कुछ इंटेंडेड यूजर्स, हमारे कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए होगा, तो ये तो पॉसिबल हो गया ना कि हमारे जो एड्रेसी है वो दोनों के लिए सेम नहीं है, तो हमें अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पे एड्रेसी को मेंशन करना होगा। Auditor shall evaluate appropriateness of using different addressee. Factors that may affect auditor's evaluation of appropriateness of addressee include terms of engagement, nature of entity, and purpose.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, हमें एक एक स्टेटमेंट का टाइटल लिखना होता है। ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारे P&L है, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये हमारे नोट्स अकाउंट्स है, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है। आगे क्या लिखा हुआ है? When auditor is aware that summary financial statements will be included in document that contains information other than summary financial statements and audit report thereon, auditor may consider identifying page numbers on which summary financial statements are presented. हाँ, तो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है आपने कि भाई अगर हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसी अदर डॉक्यूमेंट के साथ एकदम क्लब्ड है। फॉर सपोज अगर हमारी एनुअल रिपोर्ट है तो उसमें तो और भी बहुत सारी डिटेल्स होती है, तो अगर ऑडिटर को लग रहा है कि भाई इतनी सारी और डिटेल्स है इसमें, तुम्हारे जो छोटे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो हमारी छोटी सी रिपोर्ट है वो कहीं खो जाएगी, तो उसे वो हो सकता है कि अपने जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें लिख दे कि भाई आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं तो इस पेज नंबर पे ऑफ द एनुअल रिपोर्ट आपको वो मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो उसमें दो आइडेंटिफिकेशन करने थे, एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दूसरा अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी कंप्लीट वालों का। क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन, यानी अब यहाँ पे ओपिनियन सेक्शन आ गया अपना। देन आगे statement indicating that summary financial statements do not contain all disclosures required by FRF applied in preparation of audited financial statements, and reading summary financial statements and audit report thereon is not substitute for reading audited financial statements and audit report thereon। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनमें सारी डिटेल्स गिवन नहीं है, वो एक समराइज फॉर्म है, उसमें सारे डिस्क्लोजर्स गिवन नहीं है। प्लस उसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि अगर आप हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ रहे हो उससे आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी, और वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना सब्सटीट्यूट नहीं है हमारे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना। यानी आपको अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक बार फुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही पढ़ने होंगे। समरी को पढ़ के आप उसे सब्सटीट्यूट नहीं बना सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ योर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो भाई बात तो बहुत ही सही बोली गई है इसमें, ये तो आपकी पढ़ाई पे भी एक्सेप्ट मतलब अप्लाई होता है कि हमेशा जो हमारे छोटे नोट्स होते हैं या फिर किसी ने बहुत ही समराइज फॉर्म में नोट्स बना के दे दिए, वो आपका सब्सटीट्यूट नहीं है आपकी कंप्लीट थ्योरी का, आपके कंप्लीट चैप्टर का। यहाँ पे भी मैंने इसलिए आपको कोई समराइज नहीं किया है कि मैंने पूरा समरी छोटे उसमें बना दिया या फिर अपनी लैंग्वेज को यूज कर लिया, नहीं तो ये ऐसे करूंगी तो ये आप लोगों के साथ गलत हो जाएगा, मैं आपके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहती। तो मैंने जो ICAI की लैंग्वेज है उसी को रखा है, उसी में ही पढ़ा रही हूँ, उसी में समझा रही हूँ, ताकि आपकी यही लैंग्वेज आपके दिमाग में घूमे, यही लैंग्वेज को आप अपने एग्जाम में फेल कर सको। तो हो सके तो इस चीज को अपनी लाइफ में भी एक वो करना, अप्लाई करना कि हम कभी भी समराइज उसमें नहीं चलेंगे, समरी शॉर्टकट्स में नहीं जाएंगे, हम पूरा इन डिटेल में जाएंगे, क्योंकि इन डिटेल में जो जाता है ना वो कभी भी फेल नहीं होता। तो इन डिटेल वाला पढ़ेंगे और समरी वाले के शॉर्टकट नहीं बनाएंगे, उसको अपना सब्स्टिट्यूट नहीं बनाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लीट स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है अपने पास? स्टेटमेंट दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स Statement that summary financial statements and audited financial statements do not reflect effects of events that occurred subsequent to date of audit report on audited financial statements। अब देखो ये किसकी बात हो रही है? अपने subsequent events की। subsequent events में मैंने दो टाइप के events होते हैं, अपने adjusting और non adjusting। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जब भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई हो उसके बाद आपके अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो उनका एडजस्टमेंट, या फिर आपके जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है उनका डिस्क्लोजर हम कुछ भी नहीं देने वाले अपने ऑडिट रिपोर्ट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नहीं अपनी कंप्लीट में देंगे, नहीं अपनी समरी में देंगे। भाई समरी में तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे कंप्लीट के बिहाफ पे तो हमारी समरी बनी है, तो जितनी डिटेल्स उसमें होगी उतनी हमारी समरी में आएगी। तो यहाँ पे सेम वही बात लिखी हुई है कि जितना हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा अप टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उतना ही हमारी समरी में भी चला जाएगा, उसके आगे का कुछ भी नहीं जाएगा, दोनों में ही नहीं जाने वाला है। Reference to audit report on audited financial statements, date of report and fact that unmodified opinion is expressed on audited financial statement। मतलब सिंपल सी बात है कि हमें अपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट रिपोर्ट का, उसकी डेट का और उसके अनमॉडिफाइड ओपिनियन का भी रेफरेंस देना होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Statement that auditor is responsible for expressing opinion based on auditor's procedures conducted on whether summary financial statements are consistent in all material respects with audited financial statements। मतलब देखो सबसे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अपने वही चल रहा है कि अपन को अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स लिखने होंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आपको उस पर कंक्लूजन बना के देना होगा। ऑडिटर सिग्नेचर अलोंग विद फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी तो वही लास्ट वाले पॉइंट आ गए कि आपको ऑडिटर का नाम, अगर उसको फर्म के साथ एसोसिएटेड है तो फर्म का नाम, और यूडीएन जनरेट करना होगा, डेट लिखनी होगी, उसका सिग्नेचर आएगा, तो वो सब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है।
हाँ, ये पॉइंट आपको मैं पढ़ा देती हूँ। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर शैल डेट ऑडिट रिपोर्ट ऑन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नो अर्लियर देन, आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन जब तक नहीं होना चाहिए, उसको डेट तब तक नहीं करनी चाहिए, किससे पहले नहीं होना चाहिए? डेट ऑन विच ऑडिटर हैज obtained sufficient appropriate audit evidences, लास्ट आपकी जब sufficient appropriate audit evidences आपको मिले उसी के बाद की आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब देखो आपकी जो समरी है वो कंप्लीट से ही बना है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तभी जाकर तो आपकी समरी बनेगी, तो इस जो कंप्लीट की ऑडिट रिपोर्ट है उसी के बाद आपकी समरी की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, उससे पहले नहीं बन सकती है। एंड प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ठीक है, आगे चलते हैं। हम गाइस अपन ने ऊपर बात कर ली थी कि अगर हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे तो उसका अपन को रेफरेंस देना होगा, लेकिन अब अगर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है या फिर हमने कोई यूएम पैरा यूज किया है तो उस केस में हमें क्या रिपोर्टिंग करनी होगी? क्या लिखा हुआ है? या तो मॉडिफिकेशन है, या फिर हमारा यूएम पैरा है, या फिर, हाँ, देखिए नीचे लिखा हुआ है क्वालिफाइड ओपिनियन है, या फिर यूएम पैरा है, या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैरा में अपन ने कोई पॉइंट लिखा है, या फिर हमारा कोई कैंप सेक्शन है। अभी किसकी बात हो रही है? हमारे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हो रही है कि इस तरह के कोई भी पैराग्राफ हमारे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर ने डाले हैं। या फिर हमारे जो 720 अदर इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट है, अदर इन्फॉर्मेशन वाला स्टैंडर्ड है, उसमें अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ है तो उस केस में क्या करना होगा? Auditor is satisfied that summary financial statements are consistent in all material respects as per applied criteria. Audit report shall in addition to elements discussed above. देखो हम यहाँ पे क्या लिख रखा है कि हमारे जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके ऑडिट रिपोर्ट में ये पर्टिकुलर पैराग्राफ या तो 705 है, या फिर 706 है, 701 है, 720 है, या फिर 570 का अकॉर्डिंग कोई भी पैराग्राफ उसमें डला हुआ है। लेकिन ऑडिटर ने पूरा अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया, उसमें उसने ये कंक्लूड किया कि भाई हमारे ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये एकदम प्योर समरी ऑफ द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, यानी इसमें अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, गलत लिखा है, उसका बिल्कुल रेप्लिका हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन शॉर्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है फिर आगे? State that audit report on audited financial statements include qualified opinion, para, material uncertainty related to going concern section, communication of CAM or statement that describes uncorrected material misstatement of other information. देखो अगर ऑडिटर को लग रहा है कि ये एकदम प्योर समरी है तो इस केस में वो इस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट रिपोर्ट में भी लिख देगा कि हमारे जो कंप्लीट है उसमें ये सेक्शंस गिवन थे, ये पैरास है, तो ये हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आ जाएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करना होगा? बेसिस फॉर, वही बेसिस फॉर ओपिनियन आ जाएगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इफेक्ट देयर ऑफ ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो बातें आएंगी कि बेसिस क्या है इस ओपिनियन का और उसका इफेक्ट क्या आएगा हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दोनों ही हमें लिखने होंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? मैटर रेफर टू इन यूएम ओम पैराग्राफ और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू, basis for opinion and effect thereof, matter referred to in own paragraph or material uncertainty related to going concern section in audit report on audited financial statements and effect thereof on summary financial statement। में बेसिक सी बात है, यहाँ पे बेसिस एंड इफेक्ट आ गया, या फिर अदर पैराग्राफ्स एंड इफेक्ट आ गया, और यहाँ पे फिर अदर इन्फॉर्मेशन एंड इफेक्ट आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? When audit report on audited financial statements contain एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यानी हमारी जो ऑडिटेड यानी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके ऑडिट रिपोर्ट पे या तो एडवर्स ओपिनियन है या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। अभी दोनों ओपिनियन कैसे होगी? परवेसिवनेस वाली हो गई कि जो भी प्रॉब्लम है वो आपके कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल पे प्रॉब्लम है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल इन एडिशन टू एलिमेंट्स, मतलब ऊपर के अपन ने जितनी बातें करी वो तो अपन को लिखेंगे कि भाई टाइटल आएगा, एड्रेस आएगा, वो बेसिस ऑफ ओपिनियन वो सब तो आएगा ही, लेकिन इसके अलावा में और भी कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। स्टेट दैट ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन्स एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यानी हमें पॉइंट अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा कि हमारे जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट है उसमें हमारी एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। डिस्क्राइब बेसिस, हमें उसका बेसिस बताना होगा। State that as result of adverse disclaimer of opinion on audited financial statements, it is inappropriate to express opinion on summary financial statements। भाई अगर आप पूरे अपने जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उस पर बोल रहे हो कि ये तो एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, यानी वो परवेसिवनेस वाली पॉइंट है, तो उस केस में आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई भी हमने रिपोर्टिंग नहीं दे सकते। भाई सेम रिपोर्टिंग करने का क्या मतलब है कि ये एडवर्स डिस्क्लेमर थे और इस पे भी हमने एडवर्स डिस्क्लेमर दे दिया, भाई ये क्या मतलब निकला इसमें? इसलिए आपको समरी में ये लिखना है कि जब भाई आपके जो पापा जी
हैं आपके जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उन्हीं में एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, तो इस केस में मैं आप पे कोई भी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तक किसकी बात हो रही थी, हमारे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही थी कि उसमें या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो, मॉडिफाइड ओपिनियन हो, या फिर एकदम एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो। अब बात हो रही है अगर हमारी मॉडिफाइड ओपिनियन है किसमें, हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। या तो हमारे जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी अपन ने वो जो 2 पॉइंट नहीं पढ़े थे, या तो कंसिस्टेंट हो या फिर फेयर समरी हो, तो वहीं पे पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपके वो प्रॉपर्ली बने हुए नहीं है, तो अच्छे से समझो कि वो प्रॉपर्ली बने हुए नहीं है। तो एज पर दी अप्लाइड क्राइटेरिया एंड मैनेजमेंट डज नॉट अग्री टू मेक नेसेसरी चेंजेस। भाई हमने चेंजेस बताए थे कि ये चेंजेस कर लो आपके सही हो जाएंगे, हम एकदम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने बोल दिया कि नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगा। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई यहाँ पे तो कुछ और करना भी नहीं है हमको, वो क्या क्वालिफाइड ओपिनियन कुछ नहीं, सीधा एडवर्स ओपिनियन देनी है कि भाई हमने ये चेंजेस आपको बताए थे, आपने चेंजेस करने से मना कर दिया, मैं दे रहा हूँ एडवर्स ओपिनियन। आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी रिपोर्टिंग हो वो ठीक है, लेकिन आपकी जो समरी है वो एकदम फेयर समरी नहीं है, एकदम वो कंसिस्टेंट नहीं है इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। तो उस केस में मैं आपके लिए एडवर्स ओपिनियन दूंगा क्योंकि आपने मेरी बात को नहीं माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, अब आ गया अपना नेक्स्ट पॉइंट, अलर्टिंग यूजर्स। देखो भाई ये अपन ने ऐसे 800 में पढ़ा था, अलर्टिंग यूजर्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और यूज। अब वैसा ही पॉइंट अपने ऐसे 810 में भी आता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, when distribution or use of audit report on audited financial statement is restricted। यानी अगर हमने जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी, जैसे यहाँ पे कुछ गिवन थी, अगर उस तरह की यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है, or audit report on audited financial statement alerts readers that audited financial statements are prepared as per the SPF। मतलब देखो भाई यहाँ से इसको अपन लिंक कर सकते हैं कि भाई अगर ये हमारे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और इससे ही हमने समरी बनाई है, समझ रहे हो, तो अगर हमने इसमें ये अलर्टिंग करा है, इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन डाली है, तो वही सेम रिस्ट्रिक्शन हमारी इसमें भी आएगी। क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर शैल इंक्लूड सिमिलर रिस्ट्रिक्शन और अलर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई यहाँ से एकदम आप इसे लिंक कर सकते हो कि भाई अगर तुम्हारे एसपीएफ है यानी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो ऐसे केस में हमने ये दोनों पैराग्राफ्स डाले होंगे, और अगर ये दोनों पैराग्राफ्स हैं तो वो सेम टू सेम हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिव्स। क्या है ये कंपैरेटिव्स, अगर आपको ध्यान हो तो अपना है एसए 710। उसमें अपन ने दो तरह के कंपैरेटिव्स पढ़े हैं, एक करस्पॉन्डिंग फिगर्स और दूसरा अपना कौन सा है, कौन सा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन कंपैरेटिव्स, यानी हमारे जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कंपैरेटिव्स है। फॉर सपोज अगर हमारे 24-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं तो उसके साथ हमने 23-24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह से पूरा कॉलम करके लगा रखे जैसे अपने इंडियन स्टैंडर्ड में चलता है। बट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट। अब भाई देखो हमने कंप्लीट में तो इस तरह की पूरे लाइनिंग बना करके अपन ने दोनों साल के दिखा रखे थे, लेकिन हमने जो समरी बनाई उसमें तो अपन ने सिर्फ करंट ईयर का दिखाया। अभी हो गई ना डिस्क्रिपेंसी, भाई कंप्लीट में तुम दो दिखा रहे हो, समरी में सिर्फ एक दिखा रहे हो, क्यों भाई दोनों में पूरे दिखाओ ना फिर। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर सच ओमिशन इज रीजनेबल इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट। मतलब ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि भाई समरी में उन्होंने कंपैरेटिव नहीं दिखाया तो इसके पीछे कोई प्रॉपर रीजन है या फिर ऐसे ही नहीं दिखाया या फिर कुछ छुपाना चाह रहे हैं। तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यार ये रीजनेबल है भी या नहीं है, उसके बेसिस पे हम फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। ऑडिटर शैल डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ अनरीजनेबल ओमिशन। अगर ये अनरीजनेबल है तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि भाई अगर ये कंपनी ने छुपाया, मैनेजमेंट ने छुपाया, तो इसके इफेक्ट क्या आएंगे on audit report on summary financial statements. If summary financial statements contain comparatives, अगर उसमें है that were reported on by another auditor, audit report on summary financial statements shall also contain matters that SA 710 requires auditor to include in audit report on audited financial statements। क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत ही एकदम मस्त वाला पॉइंट है यहाँ पे कि अगर इस summary financial statements में देखो दो पॉइंट थे, कंप्लीट में है, समरी में नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा रीजनेबल इसके रीजंस हैं या नहीं है। अगर अनरीजनेबल है तो हमें इफेक्ट देखना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव्स हैं, तो ऐसे केस में अगर हमारे जो कंपैरेटिव्स है वो किसी पिछले साल के अदर ऑडिटर ने, यानी अगर 24-25 और 23-24 की बात हो रही है तो जो 23-24 है उसके किसी अदर ऑडिटर ने की थी, तो ऐसे केस में हमारे जो एस 710 में हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे, एक हमारे करस्पॉन्डिंग फिगर्स में था, एक हमारे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में था। करस्पॉन्डिंग में क्या था कि हम पिछले साल की चेकिंग नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव में क्या था कि हम पिछले साल
की भी चेकिंग करते हैं। तो वो सारे जो पॉइंट्स थे कि भाई हमारे अगर हम चेक नहीं कर रहे तो उसके कुछ एक्सेप्शंस है, अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, तो वो सब चीजें हमें कहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी कंसिडर करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे समरी में भी हमारे कंपैरेटिव्स हैं और उसकी ऑडिट पिछले साल के किसी अदर ऑडिटर ने की है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? or unaudited supplementary information presented with the summary financial statements। अब देखो, अगर हमने अपनी summary financial statements बनाए हैं, उसके साथ कोई एक supplementary information भी है, लेकिन उसकी ऑडिट हमने नहीं की है, लेकिन अगर हमने कोई कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट है तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ही हमारी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी लगी हुई है, जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है, उसकी ऑडिट नहीं करी है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, वो पॉइंट्स अपने पास गिवन है। Auditor shall evaluate whether any unaudited supplementary information presented with summary financial statements is clearly differentiated। कि भाई अगर हमने उसको साथ में प्रेजेंट किया तो क्या वो completely differentiated है क्या, कि भाई देखो ये पोर्शन तो अपना ऑडिटेड है जो हमारे ऑडिटर ने किया है, और ये जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है ये अनऑडिटेड है क्या, इस तरह से एकदम completely differentiated है क्या। If auditor concludes that entity's presentation of unaudited supplementary information is not clearly differentiated, ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि डिफरेंशिएटेड प्रॉपरली नहीं है फ्रॉम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर शेल आस्क मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन ऑफ द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यही अपने पास प्रोसीजर आता है, हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि हे मैनेजमेंट प्लीज हमारी ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है इसे एकदम प्रॉपरली आप डिफरेंशिएट कर दो। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस एंड एज ऑलवेज मैनेजमेंट ने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, auditor shall explain an audit report on summary financial statements that such information is not covered by that report। तो अगर मैनेजमेंट ने नहीं माना तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे कि हमारी रिपोर्ट से इस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक है, ये जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है इस पे हमारी कोई भी ओपिनियन नहीं है, इस पे हमारी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर शैल रीड इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट देयरऑन एंड कंसीडर वेदर देयर इज मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन दैट इंफॉर्मेशन एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो कहीं से सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना तो नहीं लग रहा है, कहाँ पे सुना है ये? ऐसे 720 जो हमारी बात करता है अदर इंफॉर्मेशन की, जिसमें हमें क्या चीज देनी होती है कि कोई भी मटीरियल इनकंसिस्टेंसी, भाई ये इसका कीवर्ड है, मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और जो अदर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज मटीरियल इनकंसिस्टेंसी, ऑडिटर शैल डिस्कस मैटर विद मैनेजमेंट एंड डिटरमाइन whether summary financial statements or information included in the document containing summary financial statements and audit report thereon needs to be revised। अगर ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि भाई यहाँ तो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, तो फिर हमें ये चेक करना होगा, ये डिटरमाइन करना होगा कि भाई रिवीजन किसमें करना है, हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फिर अदर इंफॉर्मेशन में। If auditor determines that information needs to be revised and management refuses to revise information, कि अगर भाई ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया कि जो अदर इंफॉर्मेशन है उसमें रिवीजन करने की जरूरत है, तो हमने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने एज ऑलवेज फिर से मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। Auditor shall take appropriate action including considering implications for audit report on summary financial statements। and as always auditor क्या करेगा कि भाई अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो उसके सारे इफेक्ट, उसके सारे implications वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पर ले लेगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास? ऑडिटर्स एसोसिएशन। क्या लिखा हुआ है इसमें? इफ ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट एंटिटी प्लान्स टू स्टेट दैट ऑडिटर हैज reported on summary financial statements in document containing summary financial statements but does not plan to include related audit report, auditor shall request management to include audit report in the document। क्या है इसमें लिखा हुआ कि भाई अगर सपोज कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने उसमें एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड कर रही है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें डाले और उसमें ये लाइन लिख रही है कि हमारी जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऑडिटेड है, हमारे ऑडिटर ने इसकी ऑडिट करी है, लेकिन उसके साथ हमारी जो ओपिनियन है यानी हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसे इंक्लूड नहीं किया है। अब भाई कंपनी ऐसा क्यों करेगी कि भाई अगर ऑडिटर ने हमारी कोई क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन इस तरह की दी होगी तो ऐसे केस में कंपनी थोड़ी चाहेगी कि हम उसको दिखाएं, तो कंपनी ने रिपोर्ट तो नहीं दिखाई लेकिन ये जरूर लिख दिया कि हमारे ऑडिटर ने इसको ऑडिट किया, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो भाई ऑडिटर बोलेगा ना कि भाई तुमने अपनी गलत बात तो नहीं दिखाई, ये जरूर लिख दिया कि मैंने इसकी ऑडिट करी, तो ये तो गलत बात है ना।
तो आगे ऑडिटर को क्या करना चाहिए वो लिखा हुआ है। इफ मैनेजमेंट डज नॉट डू सो, मतलब अगर मैनेजमेंट ऑडिटर ने बोला इसको इंक्लूड करो 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 तब भी वो नहीं कर रहा है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन एंड कैरी आउट अदर एप्रोप्रिएट एक्शन डिजाइन टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग ऑडिटर विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन दैट डॉक्यूमेंट। मतलब वो उससे कुछ एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे फ्रॉम प्रिवेंटिंग मैनेजमेंट टू इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग हिम। मतलब ये इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएट कैसे करना हुआ कि भाई उसका नाम तो तुमने लिख दिया, मतलब ये तो लिख दिया कि ये ऑडिटर ने इसको ऑडिट किया है, लेकिन उसकी ऑडिट रिपोर्ट को नहीं डाला, तो ये क्या हो गया, उसको एसोसिएट तो किया तुमने लेकिन इनएप्रोप्रिएटली किया। एप्रोप्रिएटली कैसे हो जाता कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट को भी तुम इंक्लूड कर लेते, बट तुमने क्या किया, सिर्फ उसके बारे में लिखा कि ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस ऑडिटर ने इसकी ऑडिट करी है, तो ये हो गया अपना इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग हिम। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर मे बी एंगेज टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हाइल नॉट एंगेज टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो भाई ये तो दो पॉइंट्स अपने सेपरेट हो गए कि हमने ऑडिट करी थी, हमारी ऑडिट रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, तो उस केस में हम कुछ रीजनेबल एक्शंस लेंगे, कुछ रीजनेबल प्रोसीजर्स लेंगे टू प्रिवेंट द मैनेजमेंट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग मी। ठीक है, तो ये तो अपने दो पैराग्राफ्स अलग हो गए। अब नीचे का अलग दे रखा है कि भाई हमने क्या किया था, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट की थी, लेकिन हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट नहीं की थी। और मैनेजमेंट ने क्या किया कि भाई दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक साथ लगा दिया और क्या बोला कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इनकी ऑडिट हमारे ऑडिटर ने की है। भाई एक्चुअल में मैंने समरी को देखा भी नहीं, उसकी क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया है, बट तुमने दोनों को एक साथ लगा के कह दिया कि मैंने इसकी ऑडिट करी है। भाई मैंने कंप्लीट सेट की कही है, समरी की मैंने ऑडिट नहीं करी है, इसको प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करके बताओ क्या लिखा हुआ है। Auditor may be engaged to report on financial statements while not engaged to report on summary financial statements. If auditor becomes aware that entity plans to make statement in document that refers to auditor and fact that summary financial statements are derived from financial statements audited by the auditor। मतलब हमने देखो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगा दिए, ऑडिट रिपोर्ट लगा दी कंप्लीट सेट की, और एक पॉइंट लिख दिया कि देखो ये जो हमारा कंप्लीट सेट है, हमारा ये जो ऑडिटेड कंप्लीट सेट है, जो हमारे ऑडिटर ने इसकी ऑडिट करी है, इसी से हमारी एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिराइव हुई है। तो इससे क्या लिख रहा है कि हमारी ऑडिटेड से समरी बनी है, तो ये समरी भी हमारी ऑडिटेड होगी। तो एक तरीके मतलब आप कह सकते हो कि हम गलत पिक्चर शो करना चाह रहे हैं, ये जो समरी है इसकी भी ऑडिट हुई है, लेकिन एक्चुअल में तो मैंने इसकी ऑडिट करी ही नहीं है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, and fact that summary financial statements are derived from financial statements audited by auditor shall be satisfied that reference to auditor is made in context of audit report on audited financial statements। यानी ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि उसका रेफरेंस सिर्फ कंप्लीट सेट के लिए है, उसका रेफरेंस समरी के लिए नहीं है। स्टेटमेंट डज नॉट गेट इंप्रेशन दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी मैनेजमेंट ने जो भी उसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये डिराइव हुआ है हमारे कंप्लीट सेट से, उससे ये इंप्रेशन में आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी ऑडिट को किया है। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ ए और बी, जैसे यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं, आर नॉट मेट, मतलब कि गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है देख करके कि हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी ऑडिट करी है, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, फिर से वही रिक्वेस्ट आ गई टू चेंज द स्टेटमेंट। हम बोलेंगे कि भाई साहब प्लीज इस स्टेटमेंट को चेंज कर दो, टू मीट देम और नॉट टू रेफर टू ऑडिटर इन दी डॉक्यूमेंट। भाई हम बोलेंगे या तो ये जो रेफरेंस है इसको थोड़ा चेंज करो, हमें सिर्फ कंप्लीट सेट के लिए दिखाओ, या फिर हमारा रेफरेंस दो ही मत, हमारा सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट दे दो, उसमें हमने एकदम क्लियरली लिखा है कि हमने किस चीज की ऑडिट को किया है, ये स्टेटमेंट दो ही मत, हमारा रेफरेंस दो ही मत दो। Alternatively, entity may engage auditor to report on summary financial statements and include related audit report in document। इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि भाई एंटिटी बोले कि भाई साहब अगर हमने कंप्लीट सेट की कर ली तो आप ऐसा करो समरी की भी कर लो, फिर हम आपकी उस ऑडिट रिपोर्ट को भी इंक्लूड कर लेंगे, फिर तो हम अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं ना कि हमारी दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट हुई है और कंप्लीट सेट में से हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिराइव हुए हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन दो में से एक चीज कर सकते हैं, या तो ऑडिटर का रेफरेंस मत दो या फिर ऑडिटर से समरी की भी ऑडिट को करा दो। इफ मैनेजमेंट डज नॉट चेंज द स्टेटमेंट, मतलब हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी, मैनेजमेंट से कि प्लीज इस स्टेटमेंट को चेंज कर दो। अब वही सेम बात मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, delete reference to auditor or include audit report on summary financial statements but does not plan to include related audit report, auditor shall request management to include audit report in the document। एक सेकंड, ये पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे if management does not change the statement, delete reference to auditor or include audit report on summary financial statements and document, auditor shall advise management
that he disagrees with the reference to auditor, and auditor shall determine and carry out other appropriate actions designed to prevent management from inappropriately referring to auditor. क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि हम आपके रेफरेंस से डिसअग्री करते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एंड ऑडिटर अपने जो भी उसके हाथ में होगा वो एप्लीकेबल प्रोसीजर्स को लगाएगा, एप्लीकेबल जो भी उसके पास लीगल रास्ता होगा वो उसको अडॉप्ट करेगा, ताकि वो अपने ये जो इसका इनएप्रोप्रिएट रेफरेंस है इससे खुद को बचा सके और अपने यूजर्स को भी बचा सके, कि यूजर्स को ऐसा नहीं लगे कि हाँ भाई ऑडिटर ने ऑडिट करी है तो एकदम सही होगा, मुझे यूजर्स को बताना होगा कि इस चीज की ऑडिट मैंने नहीं करी है, आई एम नॉट गिविंग एनी ओपिनियन ओवर दिस थिंग। ठीक है, लास्ट अपने पास अब आ गया टॉपिक, क्या लिखा हुआ है, टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट के बाद कोई भी इवेंट्स होंगे तो वो ना ही समरी में आएगा ना ही हमारे कंप्लीट सेट में आने वाला है, लेकिन अब उसके कुछ एक्सेप्शन है जो हमारे ऐसे 570 में भी गिवन है, वही यहाँ पे भी गिवन है। क्या लिखा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी डेटेड लेटर देन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब देखो बाद में होती, कंप्लीट सेट के बाद में ही समरी की audit report होती है। In such cases, audit report on summary financial statements shall state that summary financial statements and audited financial statements do not reflect effects of events that occurred subsequent to date of audit report on audited financial statements। दोनों ही audit report में एक बात आएगी कि इस पूरे financial statements में कोई भी ऐसे events नहीं है जो कब हुए हैं, after date of audit report on complete set या फिर on audited financial statements। ऑडिटर में बिकम अवेयर ऑफ फैक्ट्स, अब ऑडिटर को कुछ चीजों के बारे में पता चलता है, दैट एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो कब थे, एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे एग्जिस्ट तो करते थे लेकिन हमें मालूम नहीं था। ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे बात हो रही है, हमारे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट से बात हो रही है, बट ऑफ विच ऑडिटर प्रीवियसली वाज अनअवेयर, पहले ऑडिटर को उसके बारे में नहीं पता था। In such cases, he shall not issue audit report on summary financial statements until auditor's consideration of such facts in relation to audited financial statements in accordance with SA 560 has been completed। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब तक इशू नहीं करनी है जब तक ये जो पॉइंट्स है जो हमारे रिलेटेड है ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट्स है, जो हमारे कौन से फैक्ट्स है जो हमारे एज ऑन ऑडिट रिपोर्ट तो एग्जिस्ट करते थे लेकिन हमें उसके बारे में मालूम नहीं था। तो भाई हमने ऐसे 560 में पढ़ा है, पहले मैंने गलत नंबर ले लिया था, ऐसे 570 वाज गोइंग कंसर्न, ऐसे 560 फॉर द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। हमारे ऐसे 560 में लिखा हुआ है कि अगर हमारे कोई भी इवेंट्स होते हैं आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट, आफ्टर डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें हमें ये चेकआउट करना होता है कि वो एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है। और अगर कोई भी ऐसे इवेंट्स हैं जो आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है तो उसमें तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होती है, लेकिन अगर वो इवेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें पहले पता होता तो हमारे पूरे जो ओपिनियन है उसी चेंज कर देते, तो ऐसा हो सकता है कि उस केस में हमें उन्हें कंसिडर करना पड़े। तो ये सारे जो पॉइंट्स है उन्हें कंसिडर करने के बाद जो भी हमारी फाइनल रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कंप्लीट सेट पे जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किस तरह की ऑडिट रिपोर्ट को देना है। यानी हम जब तक अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे जब तक ये पूरा जो मैटर जो हमारे कंप्लीट सेट से रिलेटेड है ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, when auditor reports on summary financial statements after completion of audit of financial statements, auditor is not required to obtain additional audit evidence on audited financial statements or report on effects of events that occurred subsequent to date of audit report on audited financial statements in summary financial statements are derived from audited financial statements। तो ये सिंपल सी बात लिखी हुई है कि अगर भाई आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप समरी बनाओगे तो अगर आप जो समरी की ऑडिट कर रहे हो तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा एविडेंसेस लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही जो आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को इवेंट्स हुए तो उनको चेकआउट करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी जो समरी है वो किससे बनती है, हमेशा जो आपकी कंप्लीट सेट है उसी से बनती है। तो जितने इवेंट्स उसमें होंगे, जितनी चीजें उसमें होंगी, उसी के बेसिस पे आपकी समरी बन जाएगी। बेसिकली समरी आपकी कैसे नीचे एकदम प्रॉपर समराइज रेप्लिका ऑफ योर कंप्लीट सेट होनी चाहिए, तो जितना पॉइंट्स उसमें उतने ही पॉइंट्स आपके उसमें आएंगे, उससे ज्यादा ना उससे ज्यादा कुछ ना उससे कम कुछ। ठीक है, तो ये था अपने पूरे चैप्टर में ऐसे 810 में। सो हमने यहाँ पे अपना पूरा चैप्टर नंबर 8 स्पेशलाइज एरियाज वाला कंप्लीट कर लिया, बहुत ही कम टाइम में हो गया। आई थिंक पहले के वीडियोस भी आई थिंक हमने 20-30 मिनट से ज्यादा के नहीं है, तो अगर हम इतने कम टाइम में अपने पूरे स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से समझ के कर पा रहे हैं, इतनी इन डेप्थ अपनी डिटेल में अपन जाके कर पा रहे हैं, तो इससे बेटर अपने लिए क्या हो सकता है। मतलब कम समय में ज्यादा शब्द बोलना, तो वो सबसे बेटर चीज होती है। अपन
जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी अपन को समझ में भी आ जाती है, बिकॉज ऑडिट में रटने से ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक अपन कैसे समझ पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि हर चीज रट ली तो अगर हम बोलते जा रहे कि ऐसे 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 ऐसे, फिर अगर हम एक पॉइंट पे अटक गए तो हमें याद ही नहीं आएगा अगर हमने सिर्फ रटा होगा तो। लेकिन अगर हमने लर्न किया होगा और समझ के लर्न किया होगा तो ऐसे केस में हम कहीं से भी हमारे जो ब्रोकन पॉइंट्स है उन्हें कनेक्ट कर पाएंगे। सो मेरा हमेशा कहना यही होता है कि रटने में ज्यादा फोकस मत करना, लेकिन अपने याद करने पे ज्यादा फोकस करना। याद कैसे? समझ के, हर पॉइंट को समझ के, कि अगर हम विजुअलाइज करके कि हम अगर इस पर्टिकुलर ऑडिट को कर रहे होते, हम इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को कर रहे होते, तो पहले ये स्टेप होता, फिर ये स्टेप होता, फिर ये स्टेप होता, अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे होते तो पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको ऑडिट ज्यादा अच्छे से याद रहेगी और लंबे टाइम के लिए। ऐसे नहीं कि अगर मैंने 2 दिन रिवाइज नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आपने उसको समझ के लर्न किया होगा तो। रटना मत यार गाइस, मतलब देखो वैसे भी अब कम टाइम ही बचा है आपके मेन एग्जाम से, तो सितंबर वालों के पास तो अभी भी थोड़ा टाइम है, दे कैन डू वेल इन देयर ऑडिट। बट हाँ, जितना मेरे एग्जाम्स वालों के पास टाइम है उतने में वो बेस्ट अपना कर सकते हैं। जितना भी चीजों को अभी भी आप समझ के करोगे वही आप लोग के लिए बेटर होगा। सो मेरा कहना हमेशा यही है कि समझ के करो, रटना मत। सो इतना ही मुझे आप लोगों से इस वीडियो में कहना था। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप लोगों के साथ मिलूंगी। आई थिंक मैं आपके जितने भी जो ये स्पेशल ऑडिट्स है, स्पेशल असाइनमेंट्स है, SREs, SAEs, SRS, वही मैं आप लोगों के साथ अब कवर करने वाली हूँ सबसे पहले। सो वो क्योंकि आजकल बहुत अच्छा पोर्शन लगते हैं, मैंने नवंबर 24 में भी देखा था, काफी अच्छा पोर्शन था इन ऑडिट स्टैंडर्ड्स का। तो पहले अपन यही करेंगे एंड कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। सो हियर दिस इज सी नंदी गुप्ता साइनिंग ऑफ।